प्रिय मेहमानों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 1 की चर्चा करेंगे। इसका नाम है समानता। और इसके विषय में चर्चा करते हुए देखेंगे कि भारत में किस प्रकार लोगों के बीच में समानता या हमारे संविधान ने किस प्रकार की समानता दी है और कैसे उनके अधिकार एक समान है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कक्षा 6 की पुस्तक में भी हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लोगों की भागीदारी और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी मुख्य विशेषता होने के साथ कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। समानता का मतलब जो कार्य प्रणाली है, इस अध्याय में हम समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है। और भारत में हम सब समान हैं या नहीं है, हम आप अपनी किताब में पढ़िएगा, एक कांता की कहानी दी हुई है, इससे आप जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आता है कि समानता क्या है। समानता कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वह व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो या आर्थिक रूप से विपन्न हो, लेकिन हमारे भारतीय संविधान के जो रचयिता थे, जिन्होंने संविधान सभा के गठन में अपनी भागीदारी निभाई, उन्होंने एक ऐसे कल्पनाशील संविधान को सूचीबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हम सभी क्या हैं, एक समान हैं और हमको समान रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सरकार हमें निश्चित करती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। किस प्रकार से? जैसे कि मान लीजिए हम किसी देश में रहते हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के आधार पे, या किसी जाति के हैं उसके आधार पर, या लिंग के आधार पर, यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई हिंदू धर्म का है तो उसके साथ विशेष व्यवहार, कोई मुसलमान है तो उसके साथ अन्य व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार नहीं है। और सभी को मताधिकार का अधिकार दिया गया है कि वो अपने मत का अधिकार करते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुन पाए, ठीक है। जैसे समानता में एक सभी को अपना कायम करने की समानता, एक प्रकार से सभी को काम करने की समानता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए, जो सबल व्यक्ति है उसके लिए दूसरा काम है, कोई निर्धन व्यक्ति है उसके लिए नीचा काम, छोटा काम, ऐसा बंटवारा नहीं किया गया है। सभी को सभी के लिए समान अवसर दिए जाने और सभी को सभी कार्य करने के अवसर प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक। तो समानता में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता में, तो मताधिकार की समानता में सबसे पहले आप जब कहानी पढ़ेंगे कांता की, तो कहानी का प्रारंभ कांता की वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उस विभिन्न लोगों की ओर देखें तो उसके साथ लाइन में और भी लोग खड़े हैं। कांता ने अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सबके अपने या सबको अपने वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वह धर्म, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को, या इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका, यानी जो 18 वर्ष, हमारे वयस्क होने का जो एज है कितना है, 18 वर्ष है भारतवर्ष में, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। और कांता वोट देने के लिए बहुत ही उत्सुक और
वह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उसके पास भी एक वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता का वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दिया? आओ अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है, और उसकी बेटी क्या करती है कि बीमार होती है। उसकी बेटी बीमार हो जाती है, परंतु अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस समय से, उस लाइन से भिन्न है जब कांता क्या करता था, जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में अधिकांश लोग गरीब हैं। ठीक, अब इसमें क्या है? एक असमानता है। अब सवाल आता है कि असमानताएं कितने प्रकार की होती थी? अन्य प्रकार की भी असमानताएं। कांता उन बहुत लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के लोगों में को अन्य कारणों में भी असमानता का जो है को देखने के लिए मिलता है। इसका आशय हम दो प्रकार की कहानियों को पढ़कर समझ सकते हैं, जैसे दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। जैसे भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में एक जातिगत व्यवस्था है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता होगा आपको। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। तो क्या है ये अंतर है ना, बहुत जरा। एक प्रमुख समाचार पत्र के विज्ञापन कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जात कितनी महत्वपूर्ण है। तो असमानता ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, लेकिन जो हमारे संविधान में उल्लिखित है उसके अनुसार हमको समान रूप से सभी कार्य के लिए समानता दी गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी क्षमता पे। हाँ, अभी भी इसको एक ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक प्रसिद्ध दलित लेखक ने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंध से दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। और जब एक कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। और वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की अन्य असमानताएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं समाज में, और उसको इससे सीख लेकर के समाप्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।